हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं चैप्टर 4 डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है आइडियल होम। तो ये चैप्टर है डीएवी स्कूल में पढ़ने वाले क्लास 4 के बच्चों के लिए। उनकी जो एसएसटी की किताब है वी एंड आवर वर्ल्ड, उसका चैप्टर नंबर 4 एन आइडियल होम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आदर्श घर। आदर्श मतलब एक ऐसी चीज़ जैसा सभी लोगों के पास में होनी चाहिए, जैसा लोग बनना चाहते हैं। तो आदर्श घर मतलब एक ऐसा घर, एक अच्छा सा घर जो घर सबके पास में हो, जिसमें हर तरह की सुविधा है, हर तरह की अच्छी व्यवस्था है। तो एक आदर्श घर एक्चुअली में कैसा होना चाहिए वही हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आयशा लिव्स इन ए स्मॉल हाउस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ ए स्मॉल टाउनशिप ऑफ बेगमपुर इन उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आप एक शब्द देख रहे हैं, टाउनशिप। तो टाउनशिप किसे कहते हैं? हम लोग कहाँ रहते हैं? लोग शहरों में रहते हैं या गांव में रहते हैं। एक जगह होती है जो अक्सर शहर और गांव के बीच में होती है, जिसे हम कस्बा बोलते हैं। तो टाउनशिप का मतलब होता है कस्बा। तो कस्बा कैसा होता है? वो गांव के ऐसा पिछड़ा नहीं होता, बैकवर्ड नहीं होता, मतलब उसमें फैसिलिटीज़ की कमी नहीं होती, और वो शहर के इतना एडवांस्ड भी नहीं होता, शहर के इतना डेवलप्ड भी नहीं होता। तो आयशा नाम की एक बच्ची है जो एक छोटे से घर में, बेगमपुर नाम का एक कस्बा है उत्तर प्रदेश में, उसके बाहरी किनारे पर रहती है। द रोड्स आर कच्चा। तो वहाँ की सड़कों के बारे में क्या कहा जा रहा है? द रोड्स आर कच्चा अनसरफेस्ड, मतलब वो बराबर नहीं है, पक्की नहीं, ऊपर से चिकनी नहीं है। द रोड्स आर अनसरफेस्ड एंड द ड्रेन्स आर अनकवर्ड। सो हियर इज अनदर वर्ड आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट, दैट इज ड्रेन। ड्रेन मतलब जो नालियाँ हैं, नालियाँ जो हैं वो खुली हुई हैं, अनकवर्ड हैं, है ना। तो बेगमपुर के पास में जो कस्बा है जहाँ आयशा रहती है, वहाँ पर जो सड़कें हैं वो कच्ची सड़कें हैं, रोड्स आर कच्चा अनसरफेस्ड। और जो नालियाँ हैं वो कैसी हैं? वो खुली हैं। बट आयशाज फैमिली कीप्स देयर होम एंड सराउंडिंग्स वेरी क्लीन। लेकिन आयशा को जो परिवार है वो अपने घर को और आसपास को वो लोग काफ़ी साफ रखते हैं। क्लीनलीनेस, दे बिलीव इन क्लीनलीनेस, वे साफ सफाई में विश्वास रखते हैं। इसलिए आयशा का परिवार अपने घर को और अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखता है। सराउंडिंग्स का मतलब होता है आसपास, आपके अड़ोस पड़ोस, घर के चारों ओर की जगह। द इंटायर नेबरहुड, द इंटायर नेबरहुड मतलब, नेबरहुड का मतलब आप जानते ही हो ना, पड़ोस। द इंटायर नेबरहुड इंश्योर्स दैट गार्बेज इज नॉट थ्रोन इन द ड्रेन्स और ऑन द स्ट्रीट्स। तो आयशा का परिवार तो अपने घर और उसके आसपास की जगह को साफ सुथरा रखता ही है। द इंटायर नेबरहुड, किसका नेबरहुड? आयशा का नेबरहुड। आयशा के आस पड़ोस में, पड़ोसी, आयशा के आस पड़ोस में रहने वाले लोग, वो सब के सब इस बात का ख्याल रखते हैं एक्सक्यूज़ मी, वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि कभी भी गार्बेज को, कचरे को नाले में नहीं फेंकते वे लोग, और ना ही उसको सड़क पर फेंकते हैं। तो आपके मन में सवाल उठेगा ना कि तो ऐसे में वो गार्बेज, कचरे को फेंकते कहाँ हैं? तो भाई कचरे को रखने की जगह होती है। अगर घर में रखना हो तो डस्टबिन में रखेंगे, घर के बाहर रखना हो तो बड़ा सा डस्टबिन या एक छोटा सा गड्ढा होना चाहिए। और कई जगहों पर सरकार की तरफ से ये फैसिलिटी होती है कि हर 4-6 घरों के बाद वो एक जगह, वो एक लोकेशन स्पेसिफाई करके रखते हैं जहाँ पर आस पड़ोस के सारे लोग अपना कचरा वहाँ पे इकट्ठा करते हैं। तो आयशा का अड़ोस पड़ोस, उसके पड़ोसी लोग काफ़ी अच्छे हैं। वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं, पूरा पूरा ध्यान देते हैं, गारंटी करते हैं कि कोई भी आदमी कचरे को ना तो नालियों में फेंके और ना ही स्ट्रीट, गलियों में फेंके, है ना।
क्योंकि अगर खुले नाले में कचरे को फेंक देंगे तो क्या होगा, थोड़े दिनों के बाद में वो नाला चौक कर जाएगा, जाम हो जाएगा। जाम हो जाएगा तो बारिश के पानी का, घर के जो वेस्ट वाटर होता है वो, उसका प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होगा, वो दूर कहीं जा कर के नहीं बहेगा। हर थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद में वो सड़क पर ही दिखेगा वो कचरे का पानी, है ना। और अगर हम सड़कों पर कचरा फेंकेंगे तो क्या बात होगी, सड़कों पर गंदगी फैलेगी, सड़कों पर मक्खियाँ भिनभिनाएंगी और उससे लोगों के घरों में बीमारियाँ फैल सकती हैं। दे हैव डग ए डीप pit at a small distance where the garbage is thrown and covered with soil to convert it into compost। तो यहाँ पर मैं कुछ वर्ड्स पर फिर से निशान लगाना चाहूँगा। अनदर वर्ड इज कंपोस्ट, गार्बेज आप समझ रहे हो, कचरा है ना। डग, डग का मतलब क्या होता है, डिग, डिग जानते हो आप, DIG, डिग, डिग का मतलब होता है खुदाई करना, है ना। तो ऐसा कि आस पड़ोस के लोग क्या करते हैं कि दे हैव डग ए डीप पीट, ऐसा कि आस पड़ोस के लोगों ने, पड़ोसियों ने क्या किया है कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर उन्होंने एक गड्ढा खोद रखा है जिसमें वो सारा का सारा कचरा फेंक देते हैं। एंड कवर्ड विथ सॉइल इट टू कन्वर्ट इट इनटू कंपोस्ट, और जब वो कचरा डालते हैं तो उसके ऊपर से वो थोड़ी सी मिट्टी भी डाल देते हैं। और मिट्टी डाल देने से क्या होता है कि उस गड्ढे में पड़ा हुआ कचरा जो है वो थोड़े दिनों के बाद में कंपोस्ट में बदल जाता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय कंपोस्ट, कंपोस्ट क्या है, कंपोस्ट वो खाद है जो हम अपने घर की चीज़ों को सड़ा करके बना सकते हैं। तो हम सब लोगों के घरों में कचरा होता है ना, दो तरह के कचरे होते हैं, एक तो प्लास्टिक का, कपड़े का, कागज़ का, है ना, शीशे बोतल वगैरह का, गत्ते का, और दूसरा कचरा होता है खाने की चीज़ों का, खाने में बची हुई चीज़ें, आलू प्याज सब्जियों के छिलके वगैरह, बचा हुआ खाना, सड़ा हुआ फल, सड़ी हुई सब्जी, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये रिसाइकिल हो सकती हैं, ये वापस इसका हम कंपोस्ट का खाद बना सकते हैं, ठीक है। और कंपोस्ट की खाद को हम अपने बाग बगीचों में डाल सकते हैं तो हमारे फूल पौधों को उससे काफ़ी न्यूट्रिशन मिलेगा, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ये एक बड़ा ही सिंपल सा ये है कि हम अपने घरेलू कचरों, आसपास के कचरों को सड़ा करके और हम लोग इन्वायरमेंट को भी सेफ रख सकते हैं और अपने फ़ायदे के लिए खाद भी बना सकते हैं। तो कंपोस्ट बनता कैसा है, कंपोस्ट बनता है कि हाँ, आप मिट्टी में एक गड्ढा कर लें, घर के जो कचरे जो मतलब ये ग्रीन कचरे हैं, है ना, मतलब कि ऐसे कचरे जिसमें कि प्लास्टिक नहीं है, कागज़ नहीं है, शीशा नहीं है, मेटल नहीं है, तो उन सारे कचरों को, जिसमें खाने पीने की चीज़ें हैं, बचा हुआ खाना है, फल का छिलका है, सब्जियों का छिलका है या उसका वेस्ट है, तो वो चीज़ें वापस हम लोग अगर उस गड्ढे में डाल देते हैं, उसके ऊपर में मिट्टी डाल देते हैं तो ये चीज़ें सड़ जाती हैं और ये सड़ जाने के बाद में कंपोस्ट बन जाएगा। और इस कंपोस्ट को, इस घरेलू खाद को हम अपने बाग बगीचों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है कि हाउ टू मेक कंपोस्ट, सो यू ऑल हैव टू थिंक अबाउट इट, आपको इसके बारे में सोच करके रखना है। यू कैन राइट डाउन द स्टेप्स ऑल्सो, आप स्टेप में भी लिख सकते हो कि कंपोस्ट कैसे बनाते हैं। स्टेप 1 क्या करना होगा, यू विल हैव टू डिग ए पिट, ज़मीन में एक गड्ढा खोदना होगा। स्टेप 2 घर का जो कचरा है उसको उसमें डालिए। स्टेप 3 कवर इट विद द सॉइल, उसको मिट्टी से ढक दीजिए और उसके बाद आपको इंतजार करना होगा 1-2 महीनों का, उसके बाद में वो जो चीज़ है वो कंपोस्ट बन जाती है। नाउ वी आर मूविंग अहेड। अब एक और यहाँ पर हम लोगों ने आयशा के बारे में पढ़ा कि आयशा एक कस्बे में रहती है, वो अपने घर का साफ़ सफाई रखती है, उसके घर के लोग घर और आस पड़ोस की सफाई रखते हैं, उसके पड़ोसी भी बड़े अच्छे हैं जो कचरे को कभी भी सड़कों पर, गलियों में नहीं फेंकते और ना ही उसे वो नाले में फेंकते हैं, ठीक है। तो फिर वो घर के कचरे को करते क्या हैं, वो घर के कचरे को अलग अलग हिस्सों में बांट करके, जो कचरा सड़ सकता है, जिसका कंपोस्ट बनाया जा सकता है, उसके लिए उन्होंने हर 4-6 घरों के बाग में मिट्टी में एक गड्ढा बना रखा है,
उसमें फेंकते हैं और उसके ऊपर में थोड़ा सा मिट्टी डाल देते हैं, और ये जो कचरा है ये 1-2 महीनों के बाद में सड़ करके कंपोस्ट बन जाता है। तो इस तरीके से आयशा और उसके आस पड़ोस के लोग साफ सफाई रखते हैं। अब हम बात करते हैं एक और बच्चे की जिसका नाम है नीरज। नीरज लिव्स इन ए मैंसन। तो आप सब बच्चों के मन में सवाल आएगा कि ये मैंसन क्या है भला। मैंसन का मतलब होता है बड़ा सा घर, महल के जैसा घर। इसकी तस्वीर मैं अभी आगे दिखाऊंगा, अभी दिखा दूं तो दिखाता हूँ। ये देखो, अच्छा, इसमें तो तस्वीर तो है नहीं, होना चाहिए मैंसन। कोई बात नहीं, मैं अभी ना आपको यहाँ पे गूगल में दिखा देता हूँ। आई एम गोइंग टू सी यू, नॉट सी यू, आई एम गोइंग टू शो यू। मैं आपको एक मैंसन दिखाने जा रहा हूँ। मैंसन हाउस कैसा होता है मैंसन। ये देखो ऐसे होते हैं मैंसन। तो ये है ना बड़ा सा घर, मतलब आमतौर पर छोटी छोटी कॉलोनियों में जहाँ पर 10 परिवार के लोग रह सकते हैं अलग अलग फ्लैट में, वहाँ पर एक मैंसन में क्या होगा कि एक बड़ा परिवार रहेगा। आप सपोज़ करो कि एक मैंसन बनाने के लिए कम से कम लगभग 10,000 स्क्वायर फीट जगह की ज़रूरत पड़ सकती है ना। ये देख रहे हो ना आप कितनी बड़ी जगह है। तो आमतौर पर आप ये कह सकते हो कि जो लोग पूंजीपति हैं, जो लोग बिजनेसमैन हैं, हाई क्लास पीपुल्स, हाँ, जिनके घरों में ज़्यादा पैसे कमाने वाले लोग हैं, ऐसा होता है मैंसन। तो वो ऐसा घर बनाएंगे, इस तरह का घर। ठीक है, अब तो क्लियर है ना कि मैंसन क्या है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं नीरज के बारे में कि नीरज जो है वो भोगपुर गांव में एक बड़े से घर में, एक महल जैसे घर में रहता है। इट इज़ सराउंडेड बाय ए लॉट ऑफ ग्रीनरी। ये बहुत सारी हरियाली से, हरी भरे पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। इट इज़ ए विलेज ऑफ रिच फार्मर्स। क्या लिखा है, इट इज़ विलेज ऑफ रिच फार्मर्स बट द पीपुल थ्रो द वेस्ट नियर देयर मेन गेट्स। अब ये तो बड़ी गंदी बात है तो ये गांव अमीर किसानों का, तभी तो बड़ा बड़ा महल के जैसा घर बना रखा है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर इन्होंने कचरे को सड़क पर फेंक रखा है, अपने घर के मेन गेट पर फेंक रखा है। मुझे लगता है ये एक छोटा सा चित्र दिया हुआ है इसमें मेंशन का। तो रहने वाले लोग तो हैं यहाँ पर, वो अमीर किसान हैं, लेकिन ये अपने घर का कचरा अपने मेन गेट पर फेंकते हैं। ए ह्यूज पाइल ऑफ स्टिंकिंग गार्बेज गेट्स एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेट होने का मतलब होता है इकट्ठा होना। गार्बेज आप समझ रहे हो, ह्यूज पाइल, पाइल का मतलब होता है ढेर। तो ऐसा क्या होता है कि जब ये बार बार अपने गेट के पास में और बाहर में इस तरह से कचरा फेंकेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे कचरे के ऊपर कचरा, कचरे के ऊपर कचरा, ये एक ढेर सा जमा हो जाएगा। और स्टिंकिंग गार्बेज का मतलब है कि बहुत ही बदबूदार सड़ा हुआ कचरा, है ना, कि जिसके बगल में से आप गुजरो तो आपको नाक बंद करने की ज़रूरत पड़े। जैसे देखो आपने यहाँ पर इस बच्ची ने अपना नाक बंद किया हुआ है, इस बंदे ने भी अपना नाक बंद किया हुआ है। व्हेन दे आर क्रॉसिंग द रोड नियर बाई ए मैंसन, है ना, कि जब वो भोगपुर में एक मैंसन के बगल से गुजर रहे हैं तो वहाँ पर उन्हें उन लोगों ने जो अपने घर के गेट पर, सड़कों पर कचरा फेंका हुआ है, उस सड़े हुए कचरे की बदबू से इन्हें परेशानी हो रही है सांस लेने में। द विलेजर्स हैव टू कवर देयर नोज व्हेन दे पास द स्ट्रीट्स। यही बात कही ना मैंने। मोर ओवर फ्लाइज एंड मॉस्किटोज ब्रीड ऑन द गार्बेज। तो जब गांव के लोग इसके बगल से गुजरते हैं तो उन्हें अपने नाक ढकने होते हैं जब भी वो इन गलियों से गुजरते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि इस कचरे के ढेर पर मच्छर और मक्खियाँ मतलब जन्म लेती हैं, पैदा होती हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। और उसकी वजह से क्या होगा, अगर गांव में मच्छर ज़्यादा होंगे तो, मक्खियाँ ज़्यादा होंगी तो मच्छरों के काटने से बीमारियाँ होंगी, मलेरिया, डेंगू, है ना।
और मक्खियाँ जब बहुत ज़्यादा होंगी तो क्या होगा, मक्खियों को तो बस यहाँ से वहाँ जाना है, वो गंदी चीज़ों पर भी बैठेंगी, कचरे पर भी बैठेंगी, और अगर घर में घुस गई तो आपके खाने पर भी बैठ सकती हैं। तो जो मक्खी बाहर में कचरे पर से बैठ करके आई है और आपके खाने के टेबल पर, आपकी खाने की चीज़ों पर बैठ जाती है, देन थिंक अबाउट इट, क्या हो सकता है, आपको बीमारियां हो सकती हैं। क्योंकि इन मक्खियों के पैरों में, हाथों में, इनके शरीर को हिस्से पर जर्म्स होते हैं, जो जर्म इन्हें कहाँ चिपक जाते हैं, जब ये बाहर में कचरे के ढेर पर बैठ करके आते हैं, है ना। सो देयर आर सम एक्टिविटी यू शुड थिंक अबाउट इट। हाउ आर द सराउंडिंग्स ऑफ आयसाज हाउस बेटर दैन नीरज हाउस, गिव 2 रीजन्स। तो मैं बस ज़रा सा हिंट दे देता हूँ कि ये है कि आयशा के घर में क्या है, लोग साफ़ सफाई रखते हैं और घर के कचरे को बाहर में बने हुए गड्ढे में डालते हैं। जबकि नीरज के घर के पास में क्या है कि घर तो बड़ा है लेकिन लोग साफ़ सफाई नहीं रखते, लोग अपने घर के कचरे को घर के बाहर मेन गेट पर, सड़कों पर फेंक देते हैं। Mention one good point and one bad point of your neighborhood. Now, I cannot suggest you any more answer about these 2 questions. You should think yourself. इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको खुद ही सोचना है, क्या कि आपके आस पड़ोस का गुड पॉइंट क्या है, गुड पॉइंट ऑफ योर नेबरहुड एंड बैड पॉइंट ऑफ योर नेबरहुड। और मैं तो कहूँगा कि आप सब बच्चे इसका जवाब बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से लिखो। अगर आप ईमानदारी से लिखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, और पता नहीं चलेगा तो अगर वो बैड पॉइंट है तो आप उसे गुड पॉइंट में कन्वर्ट करने की कोशिश कैसे करोगे, और अगर बैड पॉइंट है तो उसे रोकना भी तो होगा ना। और गुड पॉइंट को देख करके बाकी सारे लोग इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे। जैसे आयशा के घर में लोग साफ़ सफाई रखते हैं, वैसे ही साफ़ सफाई तो नीरज के घर में भी होनी चाहिए ना। ओके, आप चाहो तो इसके जवाब आप मुझे मेरे लेक्चर के कमेंट में भी डाल सकते हो। वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग आवर नेबरहुड क्लीन। अब बच्चों ये सोचो कि अगर गांव में रहते हम हैं, शहर में रहते हम हैं, कॉलोनी में रहने वाले लोग हम हैं, है ना, तो उसको साफ़ सफाई रखने की जिम्मेवारी सिर्फ सरकार की होगी क्या? नहीं, वी ऑल आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। सिर्फ सरकार की सफाई करने से नहीं होगा, हम लोगों को भी, वी विल हैव टू बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अपने घर की सफाई के लिए क्या सरकारी नौकर, सरकारी कर्मचारी का इंतजार करोगे? तो बस यही तो बात है कि घर का हर सदस्य अगर अपने अपने कमरे की सफाई खुद रखे, है ना, घर की सफाई घर के लोग रखें, आस पड़ोस की सफाई के लिए आस पड़ोस के पड़ोसी जिम्मेवारी लें, तो हमारा समाज, हमारी कॉलोनी ऐसे ही साफ़ सुथरा हो जाएगा। सो वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग आवर नेबरहुड क्लीन। An ideal neighborhood requires each and every member to look after his her house as well as the surroundings। तो यही बात मैंने कहा ना कि एक अच्छा पड़ोस, एन आइडियल नेबरहुड कैसा होगा, जहाँ पर रहने वाले हर सदस्य अपने अपने घर और अपने आसपास के जगहों की साफ सफाई का ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग ज़रा बात करते हैं कि भाई आखिर एक अच्छे घर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फीचर्स ऑफ एन आइडियल होम। आप सब बच्चों के मन में आता होगा ना, कई बच्चे सोचते होंगे कि अगर मेरे पास में इतना सारा पैसा हो तो मैं ऐसा घर बनाऊंगा, वैसा घर बनाऊंगा, इतने बड़े बड़े कमरे होंगे, इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां, दरवाजे होंगे, आसपास में मैं फूल के पौधे लगाऊंगा, है ना, इतना बड़ा आंगन रखूंगा, बगीचा लगाऊंगा, इतना बड़ा गेट होगा। तो वो तो खैर ये बात है कि हाँ, आपके पास में इतने पैसे होंगे तो आप इतना बड़ा घर कैसे बनाओगे। यहाँ पर हम बात करते हैं कि घर बड़ा हो या छोटा हो, वो आदर्श घर कैसे हो सकता है। फीचर्स ऑफ एन आइडियल होम। ओके, सो द साइज, लोकेशन और द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग a house is not as important as maintaining the house and the neighborhood। तो क्या कहते हैं कि घर को बनाने में कितना पैसा लगा है वो, या घर कितना बड़ा है, घर किस अच्छी जगह पर
बनाया हुआ है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस घर की साफ़ सफाई और आप उस घर के आसपास की जगहों को, आस पड़ोस को कैसे मेंटेन करके रख सकते हो। मेंटेन करके रखने का मतलब है कि साफ़ सफाई रखना। अगर आप घर में सफाई नहीं करोगे तो धीरे धीरे गंदगी के ऊपर में गंदगी जमा होती चली जाएगी और थोड़े दिनों के बाद में एक साफ़ सुथरा घर भी आपको गंदा घर नज़र आ सकता है। सो ए सिंपल हाउस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन आइडियल होम इफ़ यू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। एक साधारण सा घर भी उसे हम आइडियल होम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, क्या क्या करना होगा? सो वी आर गोइंग टू लुक एट दोज पॉइंट्स, दोज फैक्टर्स which can convert a simple home into an ideal one. ओके, तो क्या होना चाहिए एक अच्छे से घर में, एक आदर्श घर में? फर्स्ट पॉइंट इज सनलाइट। कितना भी अच्छा घर बना लो, अगर उसमें सूरज की रोशनी ना आए, प्रकाश की किरणें नहीं आए ऑल द टाइम, यू विल हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या ये घर अच्छा होगा? क्या नहीं, आई डोंट रिकमेंड सो। सनलाइट बहुत ज़रूरी है, तो हमारा घर ऐसा होना चाहिए जिसमें सूरज की रोशनी आने की सुविधा हो। इट ब्राइटन्स आवर होम एंड कीप्स द रूम ड्राई। तो सूरज की रोशनी आने से क्या होता है, घरों में हमारे कमरा साफ़ सुथरा दिखता है, रोशनी से भरा भरा सा दिखता है। और अगर कहीं भी कुछ डैम्प है, कुछ मॉइस्ट है, हाँ, गीला गीला सा है, तो सूरज की रोशनी से आने से वो जगह सूख जाएगी और अगर सूखी हुई जगह होगी तो वहाँ पर जर्म्स नहीं पनपेंगे, है ना। द सनलाइट कीप्स द जर्म अवे। देयर शुड बी सफिशिएंट विंडोज और वरांडाज टू गेट प्लेंटी ऑफ सनलाइट। तो हमारे घरों में मतलब सफिशिएंट का मतलब है कि जितनी ज़रूरत है उतनी खिड़कियां होनी चाहिए, और अगर चारों तरफ से कमरे हैं तो बीच में एक वरांडा भी होना चाहिए ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके, है ना। खिड़कियों से हवा आ सके, खिड़कियों से हवा बाहर निकल सके। कई जगहों पर ऐसा करते हैं कि लोग खिड़कियों और दरवाजे का कम्बिनेशन कुछ ऐसा रखते हैं कि अगर दरवाजे और खिड़कियां खोल दें तो एक तरफ से हवा आएगी और दूसरी तरफ चली आएगी, दरवाजे से हवा आएगी तो खिड़की से चली जाएगी, है ना। तो इस तरीके से प्रॉपर वेंटिलेशन हुआ करेगा। लोग जब बड़े बड़े घर बनाते हैं तो उसमें ऊपर में एक छोटा सा होल भी रखते हैं, जाली वाला, जिसे वो वेंटिलेटर भी बोलते हैं। वो सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए होता है कि घर में ताज़ी हवा आ जा सके, घर में अगर गर्म हवा है तो वो बाहर निकल सके। अच्छा, जैसे मैंने वेंटिलेटर की बात की तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आपको घरों में जो वेंटिलेटर लगे होते हैं वो दिखा भी दूँ, तो समझने में ज़्यादा सुविधा होगी। वेंटिलेटर्स इन हाउस कैसे होते हैं वेंटिलेटर्स? तो ये देखो, ये एक वेंटिलेटर बना हुआ है इतने बड़े घर में, है ना। ये मैं बता रहा हूँ कि ऐसे खिड़की से हवा आएगी, दरवाजे से बाहर निकल आएगी, ऐसे करके। यहाँ भी ऊपर में एक वेंटिलेटर बना हुआ है। तो और हम लोग एक किसी छोटे घर की बात करें, यहाँ देखो आप, ये है ना, खिड़कियों से हवा आएगी, खिड़कियों से हवा आएगी, और ये चिमनी बनी हुई है, यहाँ से गर्म हवा बाहर जा सकती है, किचन का धुआं बाहर जा सकता है। ये वेंटिलेटर दिख रहा है ना एक, ये। तो इसमें ऑप्शंस भी होते हैं। वेंटिलेटर में लोग वायर नेट लगाते हैं, जालियां लगाते हैं ताकि कीड़े ना आ सकें, लेकिन उसमें लोग शीशे के दरवाजे भी लगाते हैं ताकि अगर ज़्यादा धूल बड़ी आंधी वगैरह हो रही हो तो वेंटिलेटर को बंद कर देते हैं, तो रोशनी आ सकती है लेकिन हवा बाहर से अंदर नहीं आ सकती। ऐसे होते हैं वेंटिलेटर्स। ये देखो, ये वेंटिलेटर्स हैं, ऐसे भी होते हैं वेंटिलेटर्स। आप देखो यहाँ पे, ये क्या है, ये वेंटिलेटर है, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने बातें की इसके बारे में। देयर शुड बी सफिशिएंट विंडोज और वरांडाज टू गेट प्लेंटी ऑफ सनलाइट। तो खिड़कियों से हवा ही नहीं आती, उससे धूप भी तो आती है ना, और वरांडे उससे भी सनलाइट आती है। डायरेक्ट सनलाइट, अगर डायरेक्ट सनलाइट आने का ऑप्शन ना हो तो रिफ्लेक्टेड सनलाइट भी अगर आती है कमरे में तो भी आपके कमरे में रोशनी रहेगी।
और मैं तो कहूँगा चाहे जितना भी बढ़िया घर बना लो, महंगा से महंगा घर बना लो, उसमें नेचुरल सनलाइट का ऑप्शन तो होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 24 आवर ऑफ द डे आपको बिजली पर ही डिपेंडेंट होना पड़े। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी हुई है, आप देखो यहाँ पे डू यू नो सेक्शन में, सनलाइट इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी विच स्ट्रेंथन आवर बोन्स, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। और जितनी धूप से हमें विटामिन डी मिल सकती है उतनी हमें खाने की चीज़ों से नहीं मिल सकती। अब हर चीज़ के लिए लोग मेडिसिन, गोलियाँ, उसी पर डिपेंडेंट रहना, ये भी तो अच्छी बात नहीं है। So in that case we can say that the peoples which are living in villages or which are farmers, they are getting more sunlight, they are getting more vitamin D than the people living in metro cities। क्योंकि मेट्रो सिटी में लोग क्या होता है, लोग कार में से उतरते हैं, ऑफिसों में चले जाते हैं, ऑफिस में से निकलते हैं, कार में बैठते हैं, फिर वापस घर में चले जाते हैं, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। दे कांट गेट सफिशिएंट सनलाइट, और अगर सनलाइट नहीं मिला तो क्या होगा, उन्हें विटामिन डी भी नहीं मिलेगा। और उनके घरों में भी डायरेक्ट सनलाइट का ऑप्शन कम से कम ही होता है शहरों में, मेट्रो सिटी में। वो तो बस एसी पर डिपेंडेंट होते हैं हवा के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करते हैं लाइट के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं। तो जो फीचर हम लोगों ने आइडियल होम की बात की, एक अच्छे घर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सो द फर्स्ट पॉइंट वाज सनलाइट। Now the second point is ventilation। वेंटिलेशन का मतलब है कि जिसमें हवा आने जाने की सुविधा हो। सो विंडोज एंड डोर्स शुड फेस ईच अदर टू अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फ्रेश एयर। यही बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले की कि घरों में ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि दरवाजे और खिड़कियाँ बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए, फेस टू फेस ईच अदर, ताकि एक तरफ से हवा आए तो दूसरी तरफ से वो निकल सके। दे ऑल्सो इंश्योर द आउटलेट ऑफ डर्टी एयर फ्रॉम द होम विच इज़ नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ। नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी होना, है ना। तो हर घर में ये भी ऑप्शन होना चाहिए कि एक ऐसा आउटलेट बना होना चाहिए जो घर की प्रदूषित हवा को, धुएँ वाली हवा को, हमारी छोड़ी हुई सांस वाली हवा को घर से बाहर निकाल सके, तभी तो हम लोग स्वस्थ रह पाएंगे। देयर इज वन मोर फैक्ट इन दी डू यू नो सेक्शन। क्या है ये? एन आइडियल होम शुड हैव ए चिमनी और एन एग्जॉस्ट फैन टू लेट द स्मोक आउट। तो आजकल जो शहरों में घर होते हैं उसमें किचन में चिमनी लगी होती है, इलेक्ट्रॉनिक चिमनी, और अक्सर उनके किचन में या फिर बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन लगा होता है, ताकि प्रदूषित हवा, बदबू वाली हवा या धुआं वगैरह हो, ये कमरे से बाहर निकल सके। तो प्रदूषित हवा या फिर अगर कमरे में बदबूदार हवा है तो ये चीज़ें बाहर निकल जाएंगी। नाउ द थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एन आइडियल होम इज सैनिटेशन। ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सैनिटेशन का मतलब क्या है? साफ सफाई। So an ideal home must have proper drainage system to remove the dirty water. The drains should be covered and cleaned regularly to prevent the breeding of flies, germs, mosquitoes and cockroaches. तो एक अच्छे से घर में एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है एक नाली की व्यवस्था, जिसके जरिए घर का जो कचरे वाला पानी है, गंदा पानी है, जैसे हम लोगों ने नहाया वो पानी, हम लोगों ने कपड़े धोए वो पानी, हम लोगों ने बर्तन साफ किए वो पानी, वो इस नाली के जरिए प्रॉपरली घर से बाहर चला जाए, और घर के बाहर सड़कों पर, गलियों पर ये जो ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है, नालियाँ बनी हुई हैं, उसके साथ ये पानी जा कर के मिल जाए, घर में ना रहे। दूसरी बात क्या है कि द ड्रेन शुड बी कवर्ड एंड क्लीन्ड रेगुलरली। तो ये जो नालियाँ घर के अंदर बनी होती हैं, जिसके जरिए हम अपने घर का कचरे वाला पानी बाहर भेज रहे हैं, फेंक रहे हैं, वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए और कवर्ड होनी चाहिए। साफ़ सुथरी होने का मतलब है कि अगर उसमें चोक हो जाए, अगर नालियाँ जाम हो जाएंगी तो फिर बदबू हो सकती है। वो अगर जाम हो जाएंगी तो वहाँ पर कीड़े मकोड़े, मच्छर, कॉकरोच, जर्म्स, मक्खियाँ, ये सब के सब ये वहाँ पर जन्म ले सकती हैं,
इनकी बढ़वार हो सकती है और उसके बाद में ये आपके घर में रहने में आपको बिल्कुल ही परेशान करके रख देंगी। आप बैठ कर के पढ़ाई कर रहे हो और सोचो कि मच्छर काट ले। आप खाने की टेबल पर बैठ कर के खाना खा रहे हो, वहाँ पर मक्खियाँ भिनभिनाने लगें, कॉकरोच किचन में घूमने लगे, आपकी टेबल पर आ जाए। सो वुड यू फील इट कंफर्टेबल? नहीं। तो ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज लाइक मलेरिया, डेंगू, कॉलरा etc. द डस्टबिन शुड हैव ए लिड एंड इट मस्ट बी क्लीन्ड एवरी डे। तो हर घर में जो एक बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम होता है वो हमें कई बीमारियों से बचाता है। मच्छरों से बचाया तो मतलब कि मलेरिया डेंगू से बचाया, जर्म से बचाया, मक्खियों से बचाया तो इसका मतलब उसने हमें कॉलरा से बचाया। द डस्टबिन शुड हैव ए लिड। और जब तक हम कचरे को ठिकाना नहीं लगा देते, उसे प्रॉपरली कहीं बाहर हम नहीं फेंक देते सही जगह पे, कचरे के डब्बे में या बाहर की पिट में, तब तक अगर हम लोगों ने मजबूरी में घर में कचरा रखा हुआ है, किचन में रखा हुआ है, देन इट शुड बी प्लेस्ड अंडर ए डस्टबिन। और डस्टबिन ऐसा होना चाहिए जिसमें लिड हो, ढक्कन लगा हो। डस्टबिन का चित्र यहाँ पर नहीं है, मैं सोच रहा हूँ आपको डस्टबिन भी दिखा दूँ। बिल्कुल डस्टबिन देखना चाहिए, अगर आप देखोगे नहीं तो आप उसका इस्तेमाल कैसे करोगे, है ना। सो डस्टबिन्स आर है, ये होते हैं डस्टबिन, ये देखो ये होते हैं ये। अच्छा, अब इसमें आप देख रहे हो ना कि सारे के सारे डस्टबिन में ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है। ये एक ऐसा डस्टबिन है जो आमतौर पर घरों में होता है। ये आप देख रहे हो ना, इसे ढक्कन लगा हुआ है। ये इस पर अगर आप पैर से ऐसे हल्का सा पुश करोगे तो ये ढक्कन ऊपर से खुल जाता है एंड देन यू कैन कीप द वेस्टेज इनसाइड इट। जो भी घर का कचरा है, अगर आपने पढ़ाई के कमरे में कुछ रफ वर्क किया है, कुछ पेपर वगैरह फाड़ करके रखा है, किचन में कुछ सब्जियों के छिलके वगैरह पड़े हैं, यू हैव टू कलेक्ट इट एंड यहाँ पे प्रेस करना है, इसका ढक्कन खुल जाएगा और आप इसके अंदर दबा दो और फिर इस पर से पैर हटा लो तो ढक्कन बंद हो जाएगा। तो जब तक घर के बाहर रखे हुए इतने बड़े बड़े कचरे के डब्बों में या गड्ढे में हम कचरा नहीं फेंक देते, तब तक हम इस डस्टबिन में कचरा रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि घर में हमने इस डब्बे में कचरा रख लिया तो 4 दिनों तक कचरा इसमें ही रखा जाए। ये तो डस्टबिन बस 24 आवर के लिए है, 12 आवर्स के लिए है। हर दिन डस्टबिन में से कचरा निकाल करके बाहर के इस डब्बे में फेंक आना चाहिए, ज़रूरी है। अब चौथा पॉइंट आता है डोर्स एंड विंडोज़। डोर्स एंड विंडोज़। ए गुड हाउस शुड हैव 2 doors, a wooden door and wire net, fly mesh door. The windows should have fly mesh to keep flies and mosquitoes away and allow fresh air. तो यहाँ बताया जा रहा है कि मतलब एक अच्छे घर में खिड़कियाँ और दरवाजे होने चाहिए। खिड़कियों से क्या आएगी? खिड़कियों से रोशनी आएगी, ताज़ी हवा आएगी, ठीक है। और दरवाजे का क्या मतलब है भाई? दरवाज़ा घर में आने जाने के लिए है। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन हो तो फिर क्या करेंगे? तो आप चाहोगे कि काश मैं दरवाज़ा खोल करके रख पाता। और दरवाज़ा खोल करके रखने का मतलब है कि लोगों के आने जाने की बात तो है ही कि वो बिना नॉक किए हुए ऐसे ही घुस आएंगे। मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, इन्हें तो और भी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती। सो दे कैन डायरेक्टली इंटर टू योर रूम। तो एक तो गर्मी और ऊपर से अगर मक्खी मच्छर लग रहे हो तो सोचो आप रहोगे कैसे। तो इसीलिए इस किताब में ये बताया जा रहा है कि ए गुड हाउस शुड हैव 2 doors। एक अच्छे घर में 2 दरवाजे होने चाहिए। 2 दरवाजे का मतलब ऐसा नहीं कि 2 अलग अलग चौखट और 2 अलग अलग दरवाजे, एक ही दरवाजे के पास में 2 दरवाजे का ऑप्शन। एक बंद कर लिया तो दरवाज़ा पूरी तरह से बंद, ना हवा आ सकती है, ना आर पार कोई देख सकता है। और दूसरा दरवाज़ा ऐसा जो कि जाली का दरवाज़ा है, तो वो जाली का दरवाज़ा लगा रहेगा तो क्या फ़ायदा होगा कि आपको ताज़ी हवा और रोशनी तो मिलती रहेगी, लेकिन मक्खी और मच्छरों से आप परेशान नहीं होंगे। तो ये जो दूसरा दरवाज़ा है इसे कहते हैं वायर नेट डोर। वायर नेट डोर बोलते हैं, फ्लाई मेश डोर बोलते हैं।
तो ये जो वायरनेट डोर होता है ये कैसा होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वायरनेट डोर ऐसे होते हैं ये जाली वाले दरवाजे, ये देखो ऐसे होते हैं, है ना। ऐसा भी हो सकता है। तो अच्छे घरों में लोग डबल डोर का सिस्टम रखते हैं। खिड़कियों में भी ऐसा ऑप्शन रखते हैं कि जब खिड़की बंद कर दी तो पूरी तरह से बंद, और दूसरा खिड़की का अगर एक दरवाज़ा खोल दिया तो फिर ये जाली वाला दरवाज़ा लगा रहेगा, तो उससे आपको रोशनी मिल सकती है। यहाँ पे देखो ये है ना, ये भी एक चित्र है। यहाँ देखो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ये हो गया इसका मुख्य दरवाज़ा और ये हो गया इसका जालियों वाला दरवाज़ा। तो हवा भी आ रही है, रोशनी भी आ रही है ना। पांचवा पॉइंट आता है वाटर सप्लाई का। An ideal home must have sufficient water supply for bathing, washing clothes, cleaning utensils, wiping flowers। आपको पानी की ज़रूरत किन किन चीज़ों के लिए होती है? पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए और कई बार घर के फर्श को धोने के लिए। सो द स्कार्सिटी ऑफ वाटर कैन लीड टू अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स। अगर पानी की कमी हो जाए तो क्या होगा? स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। अगर पानी की कमी हो जाएगी तो आप प्रॉपर क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं कर पाओगे, आप सही समय पर नहा नहीं पाओगे, ठीक से कपड़े नहीं धुल पाओगे। तो ऐसे में भी फिर अनहाइजीनिक कंडीशन हो सकता है। अनहाइजीनिक कंडीशन का मतलब होता है ऐसी स्थिति जिससे आपको बीमारियां हो सकती है, आप रोगी हो सकते हो। हाइजीनिक मतलब स्वास्थ्य को सपोर्ट करने वाला कंडीशन, है ना, अच्छे स्वास्थ्य को सपोर्ट करने वाला कंडीशन। और अनहाइजीनिक जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड वेजल्स। पीने का पानी हमेशा ही आपको क्या करना चाहिए कि एक साफ़ सुथरे और ढक्कन लगे हुए बर्तन में रखना चाहिए। स्टोरेज टैंक्स मस्ट बी क्लीन्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। अगर आपके घर में पानी स्टोरेज टैंक वाटर टैंक से होकर के आता है, सो देन इट इज़ योर ड्यूटी, यू शुड क्लीन इट पीरियोडिकली। इसको आपको समय समय पर साफ भी करना चाहिए। द पीरियड्स कैन बी डिफरेंट, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने। तो उस हिसाब से आपको समय समय पर इसे देख करके इसकी सफाई भी करनी चाहिए। अब 6 पॉइंट है यहाँ पे सेफ्टी। सेफ्टी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि घर तो बना लिया, घर में बाकी सारी चीज़ें हो गई। क्या क्या चीज़ें हो गई? घर में सनलाइट आ रहा है ना, घर में वेंटिलेशन का ऑप्शन है, घर में साफ़ सफाई की व्यवस्था है, घर में वाटर सप्लाई की व्यवस्था है, ठीक है। अच्छा, लेकिन सेफ्टी होनी चाहिए। द डोर्स एंड विंडोज शुड हैव बोल्ट्स एंड लॉक्स। दरवाजे खिड़कियाँ ऐसी होनी चाहिए जो कि बोल्टेड हों और प्रॉपर उसमें ताला लगाने का इंतजाम होना चाहिए। द मेन डोर्स मस्ट हैव ए स्पाई आई। और घर का जो मुख्य दरवाज़ा है उसमें एक स्पाई आई भी होना चाहिए। वाई वी नीड ए स्पाई आई? टू इंश्योर दैट द डोर इज़ नॉट ओपन टू द स्ट्रेंजर्स। तो घर में आने का जो मुख्य दरवाज़ा है उसमें एक स्पाई आई, एक छोटी सी आँख, मतलब एक जासूसी आँख वाला एक छोटा सा छेद बना होता है और उसमें शीशे लगे होते हैं, लेंस लगा होता है, जिसके ज़रिए आप देख सकते हो दरवाजे खोले बिना भी कि आपके दरवाजे पर कौन नॉक कर रहा है। द पर्सन नॉकिंग एट द डोर इज़ योर फ्रेंड, इज़ योर रिलेटिव, इज़ योर फादर, मदर, है ना, या वो एक दूध वाला है, अखबार वाला है, और ही इज़ टोटली स्ट्रेंजर पर्सन। ये चीज़ आपको देख करके अंदाज़ा हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ दरवाजे की घंटी की बजने से ही दरवाज़ा नहीं खोलना है, आपको स्पाई आई से देखना ही चाहिए। हु इज़ नॉकिंग द डोर? दरवाजे की घंटी कौन बजा रहा है? सो देयर शुड बी ए वॉल और फेंस ऑल अराउंड द हाउस टू कीप एनिमल्स एंड स्ट्रेंजर्स आउट। और घर के चारों तरफ में चारदीवारी होनी चाहिए, है ना, बाउंड्री वॉल होना चाहिए ताकि कोई भी बाहरी आदमी या जानवर घर के आंगन में, घर की तरफ में नहीं आ सके। देयर शुड बी ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ स्केप। देयर शुड बी ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ स्केप। स्केप का मतलब क्या होता है?
भागने का रास्ता, बच निकलने का रास्ता। इन केस ऑफ फायर और अदर नेचुरल कैलामिटी, तो हर घर में एक ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर घर में आग लग जाए, भूकंप आ जाए या कोई एक ऐसी स्थिति हो जाए कि हम घर के मेन गेट से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो हम किसी और दरवाजे से भी घर से निकल कर के बाहर आंगन में सड़क पर जा सकें। वी शुड हैव ए एस्केप डोर ऑल्सो, ESCAP, एस्केप मतलब बच निकलने का रास्ता। पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा वगैरह हुआ करते थे, वो लोग अपने महलों में इस तरह का ऑप्शन रखते थे, और कई बार तो उनके घर के अंदर से अंडरग्राउंड एक टनल होता था। जब एक बार अगर महल को दूसरे देश के राजा के सैनिकों ने घेर लिया, तो वो लोग उसी घर के अंदर उसी टनल के रास्ते से 3 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर जा कर के निकलते थे, और इस तरीके से वो अपनी जान बचा लिया करते थे। द डोर्स एंड विंडोज शुड हैव कर्टेन्स ऑल्सो। कर्टेन क्या होते हैं भाई? कर्टेन का मतलब होता है पर्दा। कर्टेन्स हेल्प द हाउस लुक नाइस एंड मेंटेन प्राइवेसी। तो कर्टेन का रोल क्या है? पर्दे लटकाने से ना घर बड़े सुंदर प्यारे से लगते हैं, और दूसरी बात है कि लोगों को पता नहीं चलता कि घर के अंदर में कौन है, क्या कर रहा है। आपकी प्राइवेसी मेंटेन रह सकती है। दे ऑल्सो हेल्प टू कीप द फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड डस्ट आउट। तो घर आपका सुंदर लगता है, एलिगेंट लगता है, इसके साथ साथ में मक्खी, मच्छर, धूल से भी आप अपने घर को बचा करके रख सकते हो। सो हेयर आई हैव डिस्कस्ड अबाउट स्पाई आई, कि दरवाजे में स्पाई आई होना चाहिए, तो वो कैसा होना चाहिए। सो आई थिंक आई शुड शो इट टू यू। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। डोर विथ ए स्पाई आई, ये देखो, ये होता है स्पाई आई। ऐसे दरवाजे होते हैं। इसके पीछे कवर भी होता है कि अगर आप घर के अंदर हो तो आप उस कवर को ऐसे मूव कर लोगे तो आप इसे देख सकते हो, नहीं तो नहीं देख सकते। मतलब बाहर से अंदर कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन आप अंदर से बाहर देख पाओगे। यहाँ भी एक स्पाई आई है, ये है ना, ये एक डेकोरेटेड स्पाई आई है, देख सकते हो ना। और स्पाई आई से कैसा दिखाई देता है? ऐसा दिखाई देता है बाहर का आदमी। ये जो देखो, ये जो डोर है, इसमें भी एक स्पाई आई यहाँ पे बना हुआ है। जस्ट ए मिनट, ये है ना, ये है, इसमें स्पाई आई बना हुआ। और ये तो बहुत ही डेकोरेटेड स्पाई आई है। यहाँ पे ओम लिखा हुआ है, यहाँ पे कलश बना हुआ है, और इसके साथ साथ में ये स्पाई आई भी बना हुआ है। ये इसके बारे में क्या कहना है ना। और यहाँ पर स्पाई आई का एक इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है कि कैसे बाहर की तस्वीर आपको अंदर में रहने वाले आदमी को दिखाई देती है ना। इसे लोग पीप होल भी बोलते हैं, पीप होल भी बोलते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है ऐसा। अब तो आजकल के समय में लोगों ने कैमरा भी लगा करके रखा हुआ है इस चीज़ के लिए। उन्हें घर के अंदर बैठे बैठे पता चल जाता है कि दरवाजे पर कौन आदमी है, उसके हाथ में क्या है, ये सारी चीज़ें भी। ठीक है। अब 7वां पॉइंट है क्लीनलीनेस, है ना, कि हम अपने घर में साफ़ सफाई कैसे रखेंगे। सैनिटेशन का मतलब है कि घर के कूड़े कचरे को, घर के अंदर जो गंदगी जमा हो रही है उसको हम बाहर कैसे हटाएंगे और घर को साफ़ सुथरा स्वच्छ कैसे रखेंगे। यहाँ पर क्लीनलीनेस का मतलब है गंदगी, धूल, मिट्टी, ये सब चीज़ों वाली जो गंदगी है उससे हम दूर कैसे रख सकते हैं। घर को आप ऑर्गेनाइज कैसे करके रखोगे। सो क्लीनलीनेस, ए हाउस शुड बी केप्ट नीट एंड क्लीन, द फर्नीचर एंड अदर थिंग्स शुड बी डस्टेड एवरी डे, फ्लोर शुड बी वाइप्ड विथ डिसइंफेक्ट। डिसइंफेक्ट में क्या हो सकता है, आजकल के समय में हम लोग सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो एक घर को साफ़ सुथरा होना चाहिए, सारी चीज़ें उसमें ऑर्गेनाइज करके व्यवस्थित तरीके से रखी होनी चाहिए। समय समय पर हमें डस्टिंग भी करना चाहिए। व्हाट इज़ मीन्ड बाय डस्टिंग? डस्टिंग का मतलब है धूल को झाड़ देना, चीज़ों पर से धूल की परत को हटा देना।
और फ्लोर को हमें क्या करना चाहिए, पानी से भिगो करके वाइप आउट करना चाहिए, डिसइंफेक्ट करना चाहिए, जिसके लिए लोग केरोसिन ऑयल इस्तेमाल करते हैं, फिनाइल लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो थिंग्स शुड बी केप्ट इन प्रॉपर प्लेसेज, इट कीप्स द हाउस नीट टाइडी एंड सेव्स ए लॉट ऑफ टाइम। और घर के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसे हमें प्रॉपरली अरेंज करके रखनी चाहिए। बेडरूम की चीज़ें बेडरूम में हों, स्टडी रूम की चीज़ें स्टडी रूम में हों, किचन की चीज़ें किचन में हों। ऐसा ना हो कि बेडरूम की चीज़ें किचन में रखी हैं, किचन की चीज़ें स्टडी रूम में रखी हैं, और स्टडी पढ़ने की जो कॉपी किताबें हैं ये 4 अलग अलग कमरों में आपने फैला करके रखा हुआ, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, घर के कमरे गंदे दिखेंगे, व्यवस्थित नहीं दिखेंगे। और कई बार अगर कोई इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की किताब ढूंढनी हो, सो यू विल हैव टू, हो सकता है आपको आधे घंटे 1 घंटे खर्च करने पड़े, पता ही नहीं चलेगा, क्या पता किस रूम में रखा है तुमने। तो इसीलिए जो चीज़ें जिस कमरे की हैं उसे वापस उसी कमरे में रखना चाहिए, है ना। आप अपनी रैक में सजा करके भी रख सकते हो। सजा करके रखने का मतलब है कि देयर शुड बी ए रो और कॉलम फॉर साइंस सब्जेक्ट, देयर शुड बी ए रो और कॉलम फॉर द नोटबुक्स, देयर शुड बी ए रो और कॉलम ऑफ योर हॉबी बुक्स, ऐसा करके भी रख सकते हैं। नाउ द 8th पॉइंट इज गार्बेज डिस्पोजल, कि घर के कचरे का डिस्पोजल कैसे हो। तो यहाँ हम लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये एक सरकारी गाड़ी, एक कचरा वैन आई हुई है, इसको हम कह देते हैं कचरा वैन, है ना, कचरा गाड़ी। इस गाड़ी का काम क्या होता है, ये हम लोगों के आस पड़ोस में आती है, गलियों में आकर के, और लोगों के घरे मोहल्लों में जो कचरा इकट्ठा है, या तो लोगों ने घर में रखा हुआ है या बाहर में रखा हुआ है, वहाँ से उठा करके इसमें वो डंप करके शहर में किसी एक जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर सारे कचरे को इकट्ठा किया जाता है। सो नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट गार्बेज डिस्पोजल, कि जो घर में कचरा इकट्ठा है, आस पड़ोस में कचरा इकट्ठा है, उसको डिस्पोज ऑफ, दूर कैसे किया जाए। ए क्लीन होम and a neighborhood required an efficient system of garbage disposal so that the heaps of garbage do not harm the people or the environment. Environment heaps, है ना, disposal, efficient system। तो हम सब लोगों के आस पड़ोस में एक बढ़िया सा सिस्टम होना चाहिए, एक काम करने वाला सिस्टम होना चाहिए, जिसके ज़रिए हम अपने घर और आस पड़ोस की गंदगी को, कचरे को डिस्पोज ऑफ कर सकें। नहीं तो क्या होगा कि जहाँ पर भी कचरे इकट्ठा किया जा रहा है, घर में डस्टबिन में कह लो या घर के बाहर में, वहाँ पर हीप, एक बहुत बड़ा सा ढेर इकट्ठा हो जाएगा, जिससे लोगों को हेल्थ इशू हो सकता है, एनवायरनमेंट को भी नुकसान हो सकता है। सो द पीपल मस्ट सेपरेट दोज आइटम्स दैट कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकिल टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने कहा ना कि घर में जो भी कचरा है उसको 2 हिस्से में करना चाहिए, एक जो कि पूरी तरह से कचरा ही है, और दूसरा जिसको हम वापस रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, विच कैन बी यूटिलाइज्ड अगेन एंड अगेन। सो द गार्बेज शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ फ्रॉम द सराउंडिंग्स ऑन डेली बेसिस। और जो कचरा पूरी तरह से कचरा है वो रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर उसे घर से बाहर और बाहर से कचरे की गाड़ी में भेजना चाहिए, और जो रिसाइकिल किया जा सकता है उसे अलग रखना चाहिए। उसके बारे में हम लोग फिर से कभी एक चैप्टर पढ़ेंगे कि रिसाइकलिंग क्या होती है ना। सो वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट। वी शुड कीप फ्रेश प्लांट्स अराउंड आवर हाउस, वी मस्ट प्लांट ट्रीज इन आवर कॉलोनी, वी शुड लिव इन हार्मोनी inside our home and with our neighbors. The cooperation, sharing and caring creates a friendly environment. अब आखिरी पैराग्राफ में क्या लिखा है कि हम सब लोग इस चीज़ के लिए जिम्मेवार हैं कि कैसे हम अपने प्राकृतिक माहौल को, प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रख सकते हैं जो हमारे हित में है। वी शुड कीप फ्रेश प्लांट्स अराउंड आवर हाउस। हमें अपने घर के चारों तरफ में ऐसे फूल पौधे पेड़ लगा करके रखने चाहिए जो हवा को ताज़ा बनाए रखने में, शुद्ध बनाए रखने में मदद करते हैं, है ना, जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, एज लाइक नीम प्लांट्स, पीपल प्लांट्स, है ना। वी मस्ट प्लांट ट्रीज इन आवर कॉलोनी। और
अगर ग्रीनरी होगी तो एक तो हमें ऑक्सीजन मिलता है और आप ना हमेशा फ्रेश महसूस करोगे, ताजगी महसूस करोगे, सुंदर भी लगती है कॉलोनी, है ना। नहीं तो फिर क्या लगता है कि कंक्रीट जंगल में रह रहे हैं हम लोग, अगर कॉलोनी में पेड़ पौधे ना लगे हों तो। वी शुड लिव इन हारमोनी इनसाइड आवर रूम विथ आवर नेबर्स एंड विथ आवर नेबर्स। तो हमें घर के लोगों के साथ में और पड़ोसियों के साथ में मिलजुल करके रहना चाहिए। हारमोनी का मतलब है मिलजुल करके रहना। तो कोऑपरेशन, शेयरिंग एंड केयरिंग क्रिएट्स ए फ्रेंडली इन्वायरमेंट। और इस तरीके से अगर हम एक दूसरे के साथ में सहयोग से साझा करके, मिल बांट करके, एक दूसरे का ख्याल रख करके रहते हैं तो हम एक दोस्ती भरा माहौल बनाते हैं, दोस्ती भरा वातावरण बनाते हैं, जो हमारे लिए, हमारे मन के लिए, मन को हेल्दी रखने में, शरीर को हेल्दी रखने में भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। सो ए हाउस मे बी बिग और स्मॉल, इट मे बी इन ए विलेज और इन ए सिटी, बट इट मस्ट बी क्लीन, सेफ एंड कंफर्टेबल टू लिव इन। दिस इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। ये जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा उसका मोरल, उसकी शिक्षा यही है कि एक घर बड़ा या छोटा हो सकता है, ये शहर में हो सकता है, गांव में हो सकता है, लेकिन इसे साफ़ सुथरा होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए और हमारे रहने के लिए आरामदेह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आरामदेह होना चाहिए, है ना। क्लीन, सेफ एंड कंफर्टेबल टू लिव। तभी हम उसे कहेंगे कि दिस इज़ एन आइडियल होम, कि ये एक आदर्श घर है। अदरवाइज वो आदर्श घर नहीं हो सकता। वो एक महंगा घर हो सकता है, सस्ता घर हो सकता है, बड़ा घर हो सकता है, छोटा घर हो सकता है, बट वी कैनॉट से दैट इज़ एन आइडियल होम। तो बच्चों, ये रहा आपका चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम था एन आइडियल होम। तो मुझे लगता है कि आप सब बच्चों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, you have any doubt, any questions, you can write it in the comment box of the lecture session। आप उसमें लिखो, I will try to describe it once again। मैं उसे आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। मैं आपके लिए ऑडियो क्लिप्स भेज सकता हूँ, वीडियो क्लिप्स भेज सकता हूँ, लिख करके समझा सकता हूँ, है ना। अगला लेक्चर सेशन इससे भी बेहतर बना सकता हूँ। वंस यू सब्सक्राइब माई चैनल, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो, है ना, और उसमें कमेंट डालते हो, तभी तो मैं इस चैनल को और इम्प्रूव कर पाऊँगा और आपके लिए और भी इसे बेहतर से बेहतर बना पाऊँगा, ताकि आप इस चैनल के ज़रिए अपनी ऑनलाइन एजुकेशन, अपनी पढ़ाई को अच्छे से पूरा कर सको। तो बच्चों, मेरे चैनल का नाम यह है न्यू एज कोचिंग, और आने वाले समय में मैं आपके लिए ढेर सारे साइंस के लेक्चर्स इस पर अपलोड करने वाला हूँ। सो कीप वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।